हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के विदेशी संबंध। राइट, कि भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध बन रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। अब हुआ क्या कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंडिया के, अगर हमने एट प्रेजेंट के रिलेशंस को देखना है विद द अदर कंट्रीज, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया था डेवलपिंग, कुछ बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज थी जिन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज को ज्वाइन किया था, कुछ ने वेस्टर्न कंट्री को ज्वाइन कर लिया था, कुछ ने ईस्ट को। हम आपको याद होगा कि व्हेन वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द कोल्ड वार, उसमें हमने बात की थी कि ड्यूरिंग द कोल्ड वार पीरियड, कोल्ड वार कब हुआ था? इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, राइट, तभी से स्टार्ट हो गया था। तो कोल्ड वार के समय में दो अलग अलग ब्लॉक्स, दो अलग अलग कैंप्स बन गए थे। एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। एक का था वार्सा पैक्ट, दूसरा था नाटो। राइट, तो दोनों ही कैसे बने थे कैंप्स के? अलग अलग कंट्रीज ने और दोनों में से किसी एक कैंप को ज्वाइन किया था। क्लियर? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी डेवलपिंग नेशन choose to support the foreign policy of the powerful countries who were giving them aid। अब ऐसे में क्या था कि उन्होंने किसकी फॉरेन पॉलिसी को उन्हें फॉलो करना पड़ा? उन्हीं कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी को, उसी कैंप की, उसी ब्लॉक की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ा जिसको उन्होंने ज्वाइन किया। अगर उन्होंने यूएस को ज्वाइन किया, दे हैव टू फॉलो द यूएस फॉरेन पॉलिसी। अगर उन्होंने ज्वाइन किया यूएसएसआर को, तो दे हैड टू फॉलो द फॉरेन पॉलिसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। राइट, तो ऐसे में इन्हें इन्हीं में से किसी एक की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ा। इंडिया ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया को मालूम था कि अगर इन दोनों में से किसी भी ब्लॉक को इंडिया ज्वाइन करता है तो उसकी अपनी जो आज़ादी, जो उसने इतनी हार्डशिप से हासिल की है, जो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद उन्हें मिली है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उसकी वो जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो इन दोनों में से किसी ब्लॉक को ज्वाइन करता है तो इसका मतलब कि वो सोवियत यूनियन को या अमेरिका, यूएस को अपने से ऊपर मान रहा है, अपने से ज़्यादा ताकतवर मान रहा है। तो जब वो उनकी गुलामी को एक्सेप्ट करेगा, उनमें से उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा, वार्सा या नाटो को साइन करेगा, तो ऐसे में उसे वही करना पड़ेगा जिस ब्लॉक को वो ज्वाइन करेगा वो ब्लॉक चाहता है। अगर वो यूएसए को ज्वाइन करता है तो उसे वही करना पड़ेगा जो यूएसए चाहता है, और अगर यूएसएसआर को ज्वाइन करना पड़ेगा तो इंडिया हैज़ टू वर्क और फंक्शंस अकॉर्डिंगली। राइट, ऐसे में इंडिया अपनी जो गेन की हुई इंडिपेंडेंस थी उसको छोड़ना नहीं चाहता था किसी भी कीमत पर। राइट, इंडिया नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से उसकी वो आज़ादी दोबारा से समाप्त हो। इसीलिए इंडिया ने किसको ज्वाइन किया? नाम। इंडिया ने क्या स्टार्ट किया? नॉन अलाइनमेंट। अब हुआ क्या उस समय में कि उस समय में हम जानते हैं कि टू कैंप्स वर देयर, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। ये किस समय की बात है? एट द टाइम ऑफ कोल्ड वार। राइट, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ कौन सा था? यूएसएसआर। बाद में 1991 में जब कोल्ड वार समाप्त हुआ उस समय में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर समाप्त हो गया। राइट, तो जब यूएसएसआर समाप्त हो गया और बाद में यूएस जो था वो हेजेमनी के रूप में उसने अपनी पावर, अपने डोमिनेशन को एस्टैब्लिश किया था। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया। इंडिया ने किस पॉलिसी को फॉलो किया? नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। राइट, मीन्स इंडिया ना तो यूएसए के साथ था ना ही यूएसएसआर के साथ। वो दोनों में से किसी भी कंट्री को, किसी भी ब्लॉक को इंडिया ने उस समय ज्वाइन नहीं किया। राइट, तो अब ये नाम क्या था? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया की क्या थी? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। क्लियर? द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ये अब ये जो हमारी नाम, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, क्या थी? किसने इसको शुरू किया? नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि इंडिया दोनों में से किसी भी गुट के साथ नहीं है।
राइट। ना तो वो यूएसए को ज्वाइन करेगा, ना ही वो यूएसएसआर का साथ देगा। इंडिया दोनों से अलग रहेगा, दोनों के, इसका मतलब, लेकिन साथ ही हमने कोल्ड वॉर में डिस्कस किया था कि इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया वर्ल्ड अफेयर्स से भी दूर रहेगा। वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वो किसी की भी, कहते हैं ना, वकालत नहीं करेगा कि यूएसए ठीक है या यूएसएसआर ठीक है। वो दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करवाने में उसकी अहम भूमिका रहेगी। इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्यूशन में अगर इंडिया की रिक्वायरमेंट है तो इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दैट, राइट। लेकिन वो किसी भी यूएसए या यूएसएसआर किसी की भी जो अधीनता है, किसी की भी जो डोमिनेंस है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब इंडिया की जो नाम, जो फॉरेन पॉलिसी थी ऑफ इंडिया, इसके लिए इसका आर्किटेक्चर किसको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे एज वेल एज फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी। दूसरा, उन्हें मालूम था कि इंडिया को दूसरे देशों के से अपने आप को बचा कर रखना, कि दोबारा उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक ना हो, दोबारा उनकी आज़ादी पर अटैक ना हो, इसके लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का सॉलिड होना ज़रूरी है। इसीलिए इस डिपार्टमेंट को भी पंडित नेहरू ने अपने पास रखा। तो वो हमारे क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर भी थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो, राइट। तो उन्हें ही, अब इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन, हु वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? तो व्हाट विल बी द आंसर? हु वाज द चीफ आर्किटेक्चर? पंडित नेहरू, right? Except this, it can come, what's the full form of NAM? Non-aligned movement, right? One more can come, when Cold War ended, 1991, or when USSR disintegrated in 1991. Any question can come as an 1 mark, right? अब हमारे जो नाम था, जो नॉन अलाइनमेंट, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। इसको नेहरूज फॉरेन पॉलिसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस फॉरेन पॉलिसी को बनाया किसने था? नेहरू ने। किस, अपनी डिप्लोमेटिक जो उनके आइडियाज थे उसके बेस पर। सबसे पहला क्या था इसमें? टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी। सेकेंड वन, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देन टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारे 3 क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट कैन कम इन योर 4 मार्क्स क्वेश्चन। अगर इसके कोई भी 2 पूछे जाते हैं, देन इट कैन कम एज एन 2 मार्क्स क्वेश्चन। इफ इट कैन आस्क दैट राइट एनी वन, देन इट मे बी ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, और इट मे बी ऑफ 4 मार्क क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स में आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो अब नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन दीज 3 इन डिटेल. If it come in 3 marks, you just not to write only these 3 points, you have to explain these points also. Clear? Okay. First one is to preserve hard earned sovereignty, यानी वो आज़ादी जो हमने बहुत ही मुश्किल से प्राप्त की थी, उसको बनाए रखना। हमने अभी पीछे बात की है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे, इसी वजह से अपनी आज़ादी को बरकरार करने के लिए, अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए ही हमने दोनों में से किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं किया था, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था, और नाम को अडॉप्ट किया था, नाम को ऑप्ट किया था, राइट। इसीलिए अब पंडित नेहरू का जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, उसका सबसे पहला क्या था कि हमें आज़ादी लेने में लगभग 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 सालों के बाद हमें जाकर अपनी आज़ादी मिली थी, राइट। अब उस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, कई शहीदों ने अपनी जानें दी थी, उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारा अपना इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, राइट। तो इस तरीके से हमें आज़ादी तो मिली, बट दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ डिवीज़न। तो इंडिया नहीं चाहता था, पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि हमारी वो आज़ादी जो हमने इतने स्ट्रगल के बाद ली है, वो किसी भी तरह से समाप्त हो। इसीलिए उसको बनाए रखना, प्रिजर्व करना, उसको बनाए रखना, ताकि हमारी आज़ादी को किसी भी तरह का खतरा ना हो, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था,
राइट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमें मालूम है कि व्हेन इन दैट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग दैट आल्सो, कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने आज़ाद कर दिया था कि वेयर एवर दे वांट टू गो दे कैन गो, इधर दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान दे कैन, और अगर वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे कुड ज्वाइन द इंडिया, राइट। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल से सरदार वल्लभ भाई पटेल की पॉलिसीज़ की वजह से प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया गया था। तो अब पंडित नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी कि वो जो हमारा इंडिया डिवाइड हुआ था दोबारा से, जब हमने आज़ाद हुआ तो हमारा इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया के अगेन इट डिवाइडेड इन सम अदर पार्ट्स, राइट, डिफरेंट पार्ट है, रिलीजन के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर, इसको दोबारा से इसमें किसी तरह की डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। तो अपनी जो हमारी अलग अलग टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी थी, जो हम लोग मिलकर रह रहे थे, उसको फिर से बनाए रखना, वो किसी भी तरीके से खराब ना हो, वो किसी भी तरीके से ना टूटे, ये भी उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारा फॉरेन पॉलिसी का सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, राइट। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के साथ पहले हमारा देश क्या था? सोने की चिड़िया, राइट। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली, जब हम आज़ाद हुए, तो उस समय तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स इंडिया पर रूल किया था, तो आज़ादी के बाद ब्रिटिशर पीरियड में हमारा इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया नहीं रहा था। हम इकोनॉमिकली बहुत पुअर हो चुके थे, इकोनॉमिकली इतने वीक थे, पॉवर्टी थी, राइट। तो इन सब हमारे पास कोई जो था रोज़गार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। तो इन सब को बनाए रखना, इन सब से ही हम इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते थे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हम इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप हो सकते हैं। Is it clear? Okay, these are the major objectives of foreign policy. Another important concept is पंचशील। अब ये पंचशील क्या था? It's again very important question. ये भी आपका 3 मार्क्स में और 1 मार्क में पूछा जा सकता है। पंचशील क्या था? कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, फॉरेन पॉलिसी में हमने पंचशील को फॉलो किया। पंच मीन्स 5, यानी 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स जो किस चीज़ के लिए थे? जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा थे, राइट। पंडित नेहरू फॉर्मुलेटेड 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ अगर हम हेल्दी रिलेशंस डेवलप करते थे तो उसमें किस चीज़ को फॉलो किया जाता था? 5 प्रिंसिपल्स को। उसी 5 प्रिंसिपल्स को क्या बोला गया है? पंचशील। और ये 5 प्रिंसिपल्स किसके लिए थे? जिस भी स्टेट के साथ हम अपने रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उस स्टेट में और हमारी स्टेट दोनों के बीच में पीसफुल और को एग्जिस्टेंस के लिए, कि ताकि आपस में हमारी शांति बनी रहे, आपस में प्रेम प्यार बना रहे और हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहें, राइट। अब ये जो हमारे पंचशील जो थे, जो 5 प्रिंसिपल्स थे, सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किए थे? फर्स्टली एक्सेप्टेड बाय चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन एज पंचशील। अब इसको सबसे पहले चाइना ने एक्सेप्ट किया था। It can come as an 1 mark question, who accepted firstly पंचशील, राइट। तो किसने क्या एक्सेप्ट किया था? चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई ने। इज इट क्लियर? ओके। अब ये 5 सिद्धांत क्या थे? 5 प्रिंसिपल्स क्या थे? सबसे पहला था टू रिस्पेक्ट द सॉवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी आपस में अगर सपोज स्टेट ए है और स्टेट बी है, दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं, दोनों आपस में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, तो स्टेट ए और बी, स्टेट ए जो है बी की सॉवर्निटी या उसकी जो इंटीग्रिटी है उनके इनसाइड द ए,
उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इसी तरीके से स्टेट बी जो है स्टेट ए के मैटर्स में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसकी सॉवरेनिटी को खतरा हो या उस देश की इंटीग्रिटी को खतरा हो, राइट। सेकेंड था नॉन एग्रेशन ऑन ईच अदर, ए और बी, हमने अभी बात की, हमने एग्जाम्पल लिया ए स्टेट और बी स्टेट। तो ए या बी दोनों ही आपस में किसी भी मामले को लेकर एग्रेसिव नहीं होंगे, एग्रेशन की पॉलिसी वो ऑप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको वो बैठकर सुलझा सकते हैं, बातों से सुलझा सकते हैं, ना कि एग्रेसिव वे में। देन नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, अगर एक ही कंट्री के अंदर कोई उसका इंटरनल कोई कन्फ्लिक्ट है या बी की कंट्री का कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट है तो दोनों एक दूसरे के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट। अब जैसे इंडिया में ही अगर हम सपोज इंटरनल अफेयर्स को समझने का एक बेस्ट इंटरफेरेंस को समझने का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर थोड़ा समय पहले जाट आरक्षण को लेकर हुआ था, या जो 84 के राइट्स हुए थे वो क्या थे, ऑल दीज वर द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे मामलों में दूसरी कंट्री किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तो ए या बी एक दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे किसी भी तरीके के, अगर उनकी दोनों में से किसी भी कंट्री में कोई इंटरनल अफेयर है, कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट है तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। नेक्स्ट क्या था, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। मान लीजिए इन दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया है, आपस में कोई मतभेद हो गया, बॉर्डर को लेकर, वाटर प्रॉब्लम को लेकर, एनी कैन बी, राइट। तो उन प्रॉब्लम को ये लोग पीसफुली बैठकर सुलझाएंगे, ना कि लड़ाई के द्वारा, वार के द्वारा, राइट। देन टू प्रमोट वर्ल्ड पीस, एक और मेजर वेरी इंपॉर्टेंट जो इनका पंचशील का जो हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल था वो क्या, वो प्रिंसिपल है वो क्या है कि वर्ल्ड की दोनों ही स्टेट्स ए और बी, राइट, इंडिया का जिस भी स्टेट के साथ आपस में समझौता हुआ है, जिस भी स्टेट के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप हुए हैं, मिलकर वर्ल्ड में पीस को एस्टैब्लिश करने में अपना कोऑपरेशन दिखाएंगे, अपना सहयोग देंगे, राइट। ये क्या है, दिस इज पंचशील। क्लियर? अब आ जाते हैं तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन सी इसमें बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, एनी 2 प्रिंसिपल्स। Meaning of Panchsheel can come as in 1 marks, complete can come as in 4 marks question, 4 marks, right? इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है। नॉन अलाइनमेंट, as we have discussed earlier, we follow the non-alignment policy. Then opposition to the policy of caste, color, discrimination, etc. इंडिया जो है किस चीज़ को अपोज करेगा, कास्ट के बेस पर किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कलर के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, या सेक्स के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी भी आधार पर जो हमारी पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड की पॉलिसी थी, अपार्थाइड पॉलिसी में क्या था कि कलर के आधार पर उनमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, ब्लैक एंड वाइट। तो इंडिया ने कहा कि हम लोग जो है इस पॉलिसी को अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे। नेक्स्ट, ऑपोजिशन ऑफ इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म का विरोध होगा। देन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट, दूसरी स्टेट्स के साथ हमेशा दोस्ताना रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे, हमेशा कैसे रिलेशंस कायम करेंगे, फ्रेंडली रिलेशंस। देन फेथ इन यूएनओ एंड डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण, राइट, कि यूएनओ की पॉलिसीज में, यूएनओ की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो भी पॉलिसीज होगी, उसमें हम अपना विश्वास दिखाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ डिसआर्मामेंट जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो करेंगे। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था रिगार्डिंग कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी जो प्रोडक्शन है, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमने इसमें बात की थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को एक लिमिट तक बनाना, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। दूसरा, उसका जो यूज़ है वो दैट इज़ ओनली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए नहीं, राइट। दैट वाज डिसआर्मामेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अदर लेक्चर्स, राइट।
इज इट क्लियर? सो ये हमारे क्या थे, ये दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अगेन दीज प्रिंसिपल्स कैन कम इन 4 मार्क्स और एज एन 1 मार्क क्वेश्चन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं इंडियाज रोल ड्यूरिंग कोल्ड वार. अगेन अब आप कहेंगे हर हेडिंग एक क्वेश्चन बन रहा है, मिनिमम 4 मार्क्स क्वेश्चन. ये भी इंडिया का रोल जो है कोल्ड वार के समय में, ये आपका 4 मार्क्स और 6 मार्क्स किसी भी फॉर्म में आ सकता है. राइट? 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है. एवरी पॉइंट इज, एवरी हेडिंग इज itself a question. So when you are going to understand this lecture, when you are going to understand the concepts whatever I am telling you, right, so prepare your questions simultaneously. अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में इस चैप्टर को समझेंगे और साथ साथ मतलब अंडरस्टैंड करते जाएंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम. आपको चैप्टर में कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जो आपको आता ना हो. देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. राइट? ओके, कम टू इंडियाज रोल ड्यूरिंग कोल्ड वार. कोल्ड वार के समय में हमने वेरी स्टार्टिंग में इसी चैप्टर के उसमें डिस्कस किया था कि कोल्ड वार के समय में इंडिया ने दोनों ही कैंप से दूरी बनाए रखी थी. ना तो वो 2 कैंप्स कौन से थे, 2 कैंप्स यूएसए एंड यूएसएसआर. ना तो उसने यूएसए को ज्वाइन किया था, ना ही यूएसएसआर को ज्वाइन किया था. उसने किसको फॉलो किया था? इंडिया एडवोकेटेड नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को इंडिया ने अडॉप्ट किया था. दिस वाज अ डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम इट डिड नॉट अपीयर्स परफेक्टली. अब बैलेंस बनाए रखना कि जिससे यूएसए और यूएसएसआर दोनों ब्लॉक्स को ये लगे कि वाकई ही इंडिया ना तो यूएसए का साथ दे रहा है, ना ही यूएसएसआर का साथ दे रहा है. इस बैलेंस को बनाना इट वाज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जिसमें लगता था कि इंडिया जो है, कई बार ऐसा लगा इंडिया के जो एक्शंस थे, इंडिया का जो स्टेप्स इंडिया ने लिए, कुछ कई सिचुएशंस में, कई केसेस में जो ये दिखाते थे कि इंडिया दोनों के बीच, दोनों के साथ प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हम केस लेते हैं 1956 का, जिससे ये पॉइंट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो बैलेंस को परफेक्टली शो नहीं कर पा रहा. इन 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट. ब्रिटेन ने इजिप्ट पर अटैक किया, इन्वेंशन की. राइट? उसको अपने अंडर लिया. इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया, इसके अगेंस्ट बोला. राइट? कि लेकिन सेम ईयर, उसी 1956 में, सेम ईयर में यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी. यूएसएसआर ने हंगरी को अपने अंडर किया, तो इंडिया ने इसके बारे में, इसके अगेंस्ट अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं की, कुछ भी नहीं बोला है. इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कमेंडेशन, पब्लिक कंडेमनेशन. इंडिया ने किसी भी तरीके का पब्लिक ओपिनियन नहीं दिया. तो यही क्या दिखाता है कि अगर ब्रिटेन करता है यूएसए का ब्लॉक, तो उसको इंडिया क्रिटिसाइज कर रहा है, जबकि अगर यूएसएसआर ने वही काम किया तो उसको इंडिया क्रिटिसाइज नहीं कर रहा. ये क्या दिखाता है? इट मीन्स इंडिया किसकी साइड ले रहा है? यूएसएसआर की. राइट? कि इंडिया यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है. और ये रियलिटी भी है, क्योंकि कुछ हद तक कि 1971 में इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स का फ्रेंडली ट्रीटी भी की थी, फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. राइट? ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी किया था 1971 में फॉर 20 ईयर्स. क्लियर? तो अब ड्यूरिंग दैट टाइम दूसरी तरफ इंडिया जब सभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को ये कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों में से किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना करके अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को फॉलो करें, नाम को ज्वाइन करें, तो इस पॉलिसी को, उनकी जो इंडिया की ये जो रुख था, इंडिया के जो ये व्यूज़ थे, ये विचार थे, इस चीज़ को यूएस जो है वो अच्छा नहीं समझता था. मीनवाइल जब इंडिया ये ट्राई कर रहा था सभी को कन्विंस करने की, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को, उसी समय पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन कर लिया? यूएस को.
right? US was not happy with India. It also opposed India's growing relation with USSR. लेकिन USA इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से खुश नहीं था. दूसरी तरफ इसके इंडिया के जो USSR के रिलेशंस थे उससे भी US अमेरिका जो था वो खुश नहीं था. इसकी वजह से भी US से अमेरिका से नाराज था. Clear? This was about the role of India during Cold War. Is it clear? Okay. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी. अब पंडित नेहरू जो थे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि पंडित नेहरू का मेन मोटो क्या था कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं वो सारी कंट्रीज नाम को ज्वाइन करें, वो किसी भी कैंप को ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर वो किसी भी कैंप को जाए, यूएसए को ज्वाइन करती हैं, यूएसएसआर को ज्वाइन करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी स्वतंत्रता है, जो अपनी इंडिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है. राइट तो इसीलिए उनका मेन कोशिश यही थी कि सभी जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, स्पेशली ऑफ अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्रीज, वो किसको ज्वाइन करें, नाम को. राइट तो पंडित नेहरू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्पेशली इन एशियन अफेयर्स. Right? Nehru ji wanted to establish relations with newly independent Asian and African countries. African countries और Asian countries के साथ अपने अच्छे relation develop करना चाहते थे. India opposed apartheid policy. Apartheid policy क्या होती है? It can come as an one mark question कि what do you understand by apartheid policy or what do you mean by apartheid policy? Apartheid policy क्या है? That was based on racial discrimination, जिसमें कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट, कि अगर किसी का ब्लैक कलर है और किसका वाइट कलर है. राइट तो साउथ अफ्रीका में ये पॉलिसी फॉलो की जाती थी. बाद में इसको जो था वो समाप्त हो गई. इंडिया ने भी इसका विरोध किया, इसको अपोज किया. राइट तो अब उसके बाद इंडिया, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि सभी एशियन कंट्रीज को वो यूनाइट करना चाहते थे, सभी अफ्रीकन कंट्रीज को यूनाइट करना चाहते थे, तो जो बैंडम कॉन्फ्रेंस हुआ 1955 में, वहाँ पर सारी कंट्रीज बाद में इकट्ठी हुई और दे लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम. यहाँ आपका अगेन इट कैन कम एज एन वन मार्क क्वेश्चन कि व्हेन एंड वेयर नाम एस्टैब्लिश्ड. कहाँ पर हुआ था? बैंडाउन कॉन्फ्रेंस में. कब हुआ था ये? 1955 में. क्लियर? जहाँ पर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज मिलकर इन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी. क्लियर? The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. फर्स्ट समिट जो था, पहला इनका जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में. कब हुआ? September 1961. Again it can come as an 1 mark or 2 mark question, क्योंकि इसमें 2 points है. One is name of the place, second is the date, year. So it can come sometime in 2 marks also, and sometime in 1 mark. So in 1 mark or 2 marks in any form it can come. Is it clear? Complete आपका Afro Asian Unity का 4 marks में क्वेश्चन आ सकता है. You have to write all these points. So this is about Afro Asian Unity. आज हमने किन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है? Today we have discussed regarding the policy, NAM policy of India. Then we had discussed regarding our foreign policy. Foreign policy में we have discussed objectives, we have discussed our principles of foreign policy, we have discussed regarding the Panchsheel, what were the 5 principles जिनको मिलाकर Panchsheel बना है. Then after that we have discussed the role of India during the Cold War, right? And last but not the least we have discussed regarding Afro-Asian Unity. In our next lecture we will discuss the relationship of India with China. Clear?